निवास उद्यान के लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत होगी। 17 दिसंबर को लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की जाएगी। सरकार के 3 साल पूरे होने पर यहां पर जय निवास उद्यान चमकता हुआ दिखाई देगा। सीएम अशोक गहलोत करेंगे लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, एमडी निशांत जैन अवलोकन यहां पर कर चुके हैं। साथ ही ये भी बता दें, आरटीडीसी ने 3.67 करोड़ की लागत से यहां पर प्रोजेक्ट तैयार करवाया है। शो की स्क्रिप्ट कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने यहां पर तैयार करी है। वहीं पर म्यूजिक सिंगर और साथ ही बैकग्राउंड स्कोर पंडित विश्व मोहन भट्ट के पोते प्रथमेश भट्ट का शहरवासी और टूरिस्ट 7 फीट की गोलाकार दीवार पर इस शो को देखेंगे। शो का स्तर साधने को लेकर इसमें लगाए गए हैं 3 प्रोजेक्टर। एक प्रोजेक्टर की क्षमता 25,000 ल्यूमेन है। तो आपको बता दें, 3 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से भव्य जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उसी को लेकर लगातार यहां पर तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। वो ही इसका शुभारंभ करेंगे और उसी को लेकर लगातार यहां पर तैयारियां चल रही है। उन तैयारियों के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता ऐसे हैं जो लगातार वहां पर गए हैं। तैयारियों का अवलोकन उनकी ओर से किया गया है। जानने की कोशिश की गई है कि जब सीएम यहां पर उद्घाटन करेंगे तो उससे पहले की क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तो उसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार को जब 3 साल यहां पर कांग्रेस की सरकार को पूरे होंगे तो उसी को लेकर तमाम जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शो का शुभारंभ करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, राजस्थान के 17 जिलों में एम्स का सर्वेक्षण, माफ कीजिए 17 जिलों में AIMIM का सर्वेक्षण यहां पर शुरू हो गया है। साथ ही 18 से 40 साल के लोगों के बीच यहां पर सर्वे जो है वो लगातार इस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। सर्वे में 4 से 5 सवाल सभी लोगों से पूछे जा रहे हैं। सर्वे के बाद में पार्टी की लॉन्चिंग की तैयारी भी लगातार यहां पर शुरू होगी। साथ ही गत महीने में पार्टी अध्यक्ष ओवैसी ने जयपुर का गुप्त दौरा किया था, यानी कि उनकी ओर से जब जयपुर का दौरा किया गया, किसी को इस बारे में भनक तक नहीं लगी। उसी दौरान पार्टी की लॉन्चिंग भी यहां पर रखी गई थी। लॉन्चिंग की नींव यहां पर रखी गई थी जब गुप्त तरीके से ओवैसी की ओर से राजधानी जयपुर का दौरा किया गया था। तो आपको बता दें, राजधानी जयपुर में ओवैसी की पार्टी की ओर से लगातार यहां पर एक सर्वे किया जा रहा है। लोगों से बातचीत की जा रही है। 4 से 5 सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं ताकि उन सवालों में पता चल सके कि वाकई ही मौजूदा सरकार के कामकाज से यहां पर लोग कितने खुश हैं। और साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में भी लगातार यहां पर लोगों से बातचीत की जा रही है। कामकाज का आकलन यहां पर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेशक अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ओवैसी की पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के मद्देनजर ओवैसी की ओर से जब राजधानी जयपुर का गुप्त दौरा किया गया था, किसी को इस बारे में पता नहीं चल पाया और उसी दौरान इस पार्टी की नींव रखने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। ओवैसी की ओर से इस पार्टी की नींव उसी दौरान रखी गई। आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनवरी में चुनाव तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव की तारीखों को लेकर यहां पर एक्शन मोड में आयोग CEE सुनील चंद्रा और उनके नेतृत्व में टीम जो है वो लगातार कई जगहों पर सर्वेक्षण कर रही है। पंजाब का दौरा आज टीम करती हुई दिखाई देगी। अन्य राज्यों में भी टीम लगातार तैयारियों की समीक्षा करेगी। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि टीम जो है वो लगातार पंजाब का दौरा करके क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए जानने की कोशिश करेगी। जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान यहां पर किया जा सकता है। तीसरी लहर की आशंका के बावजूद चुनाव आयोग को यहां पर काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है। साथ ही सभी राज्यों में समय से चुनाव होने की उम्मीद भी यहां पर लगातार चुनाव आयोग की ओर से जताई जा रही है। तो आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से लगातार 5 राज्यों में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव आयोग भी तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जहां पर तमाम पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिन रात मेहनत कर रही हैं। तो इस चुनाव में किस तरह से मैनेजमेंट बैठाया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो एक साथ जुटेंगे, या कह सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक साथ जुट के रैलियों में शामिल होंगे या जब मतदान यहाँ पर किया जाएगा तो उस दौरान क्या कुछ इंतजामात रहेंगे, उसको लेकर पंजाब का दौरा करते हुए आज दिखाई देंगे। क्या राहुल गांधी ने फिर से गंवा दिया बड़ा मौका? महंगाई विरोधी रैली में दार्शनिक बातों में उलझे। ऐसे में राहुल के भाषण का मैसेज आम जन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक संकट जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना था, लेकिन राहुल का फोकस
यहाँ पर दार्शनिक और वैचारिक व्याख्या पर ही रहा, जबकि उसी मंच से प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई का मुद्दा उठाकर आम लोगों की समस्याएं यहाँ पर प्रियंका गांधी की ओर से मंच से गिनवाई गई। तो आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से देशव्यापी महंगाई रैली का आयोजन किया गया था और इस आयोजन को लेकर राहुल गांधी ने अपना संबोधन जब यहां पर दिया तो हर किसी को यह उम्मीद थी कि महंगाई के खिलाफ इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो शायद राहुल गांधी भी महंगाई को लेकर कुछ बातें यहां पर रखें, महंगाई को लेकर अपनी सरकार का बीजेपी सरकार से कंपैरिजन यहां पर करे या यहां पर आने वाले दिनों में किस तरह से दाम जो है वो कम हो सकता है, इन मुद्दों को लेकर बातचीत करें। लेकिन राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को लेकर बातचीत नहीं की गई, जिस वजह से कुछ हद तक लोग जो है वो निराश हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिर किसकी सलाह पर एनसीपी नेता यहां पर चल रहे हैं? शायद चुनाव रणनीतिकार पीके का यहां बड़ा रोल रहा है। पीके ने दूसरी पार्टियों को भी यहां पर अपना नेता प्रोजेक्ट करने की एडवाइस दी है। पीके की सलाह पर एनसीपी ने शरद पवार को अपना नेता घोषित कर दिया। वहीं पर छगन भुजबल ने भी पवार की तारीफ करके उन्हें बताया प्रधानमंत्री पद का दावेदार। भुजबल का ये मानना है कि पवार राष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकते हैं कई चमत्कार। देश भर में विपक्ष को एकजुट करने का काम भी पवार को मिले तो वो सफल होंगे। हालांकि पवार की उम्र और सेहत बन रही है रोड़ा, लेकिन वो हारने वाले योद्धा नहीं है, लगातार ये कहा जा रहा है। और ममता केजरीवाल पहले से दौड़ में है, नीतीश भी रेस में आते तो चैन आने वाले दिनों में और भी मुश्किल यहाँ पर हो सकता था। तो आपको बता दें, तमाम पार्टियों को एकजुट करने को लेकर एनसीपी नेता पर बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, क्या नीतीश की महत्वाकांक्षा फिर से यहां पर जोर मार रही है? बिहार में जातीय जनगणना का ऐलान करके चौंका दिया गया है, क्योंकि भाजपा अभी भी जातीय गणना के पक्ष में नहीं है। फिर भी सहयोगी नीतीश ने यहां पर भाजपा को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। ऐसा लग रहा है अब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय नेता बनने की इच्छा जो उनकी थी उसे त्याग दिया है। जातीय गणना बिहार के विशेष दर्जे की मांग कर पुरानी सियासत को यहां पर एक बार फिर से रिवाइव किया गया है। इधर जातीय गणना से भाजपा को हिंदुत्ववादी राजनीति का ढांचा बिखेरने का काफी डर यहां पर सता रहा है और नीतीश की मांग पर भाजपा नेतृत्व की प्रतिक्रिया को हर किसी का बेसब्री से इंतजार है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में मुकेश साहनी सन ऑफ मल्ला पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा, 4 विधायकों के साथ में सरकार में शामिल हुए, मंत्री बने। अब साहनी 6 महीने से उत्तर प्रदेश में लगातार जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी में कई रैलियां उनकी ओर से की गई है, मल्लाहों का यहां पर स्वागत सम्मान भी कई जगह पर हुआ है। लेकिन यूपी में भाजपा ने साहनी को नहीं बल्कि निषाद पार्टी को तवज्जो दी है और यूपी के साथ साथ बिहार की राजनीति पर भी इसका साफ इफेक्ट दिखाई देगा। फिर विपक्ष को एकजुट करने आगे आई सोनिया गांधी। सोनिया ने ममता बनर्जी को भी सियासी मैसेज यहां पर दिया है। यूपीए गठबंधन को पुनः निर्मित करने की पूरी कवायद यहां पर फिलहाल सोनिया गांधी की ओर से की जा रही है। पवार, संजय राउत, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला, डीआर बालू आए मीटिंग में। हालांकि सोनिया द्वारा आहूत मीटिंग में दीदी को न्योता तक नहीं दिया गया था। वहीं पर बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा के सभापति से बातचीत करके सांसदों का निलंबन यहां पर खत्म कराए, ये बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल यहां पर एनसीपी नेता को दी गई है। तो उसी को लेकर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी लगातार यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगी हुई है। उनकी ओर से बैठक का भी आयोजन किया गया, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां के कह सकते हैं कि नेतागण वहां पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहां पर न्योता तक नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया तक नहीं गया। तो वहीं पर एनसीपी नेता शरद पवार वहां पर मौजूद रहे। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान इस बैठक में दी गई। उन्हें एक जिम्मेदारी ये दी गई है कि जो सांसदों का निलंबन यहाँ पर किया गया है उन सांसदों को एक बार फिर से संसद में बुलाया जाए। ममता के यूपीओ को नकारने के बाद में विपक्ष एकजुट। सोनिया गांधी और विपक्षी नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, संजय राउत, टीआर बालू, मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, विपक्ष की एकजुटता पर बातचीत हुई है इस बैठक में। राज्य में मिलकर काम करेंगे, ये बातें यहाँ पर कही गई।
जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बैठक में ममता बनर्जी को समझाने को लेकर भी बातचीत यहां पर तमाम विपक्षी नेताओं की ओर से की गई है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा संन्यास ले सकते हैं। टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट की सोच रहे हैं रविंद्र जडेजा। पिछले कुछ वक्त से चोटें जो उन्हें लगी हुई है, इससे जडेजा काफी परेशान है और इस कारण लगातार टीम से वो अंदर बाहर होते रहते हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। चोट के कारण लंबे फॉर्मेट से ब्रेक लेना चाहते हैं रविंद्र जडेजा। वनडे और T20 फॉर्मेट पर वो करना चाहते हैं फिलहाल फोकस, यानी कि लंबे टूर्नामेंट जो है उनको लेकर रविंद्र जडेजा ब्रेक ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि काफ़ी दिनों से जिस तरह से उन्हें चोट लग रही है, उसकी वजह से कई बार वो टीम के अंदर लिए जाते हैं और कई बार नहीं लिए जाते। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया। सियासत यूपी की सूरमा राजस्थान की। भाजपा कांग्रेस के कई बड़े नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव का आधार यहां पर तैयार कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा से 50 से ज्यादा नेता कमान संभाल चुके हैं। आगरा, मथुरा, कासगंज, हाथरस में संभाल चुके हैं कमान भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं पर महामंत्री सुनील बंसल साल भर से यूपी चुनाव में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी का जिम्मा यहां पर दिया गया है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी की टीम में धीरज गुर्जर और जुबेर खान अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आपको बता दें, यूपी चुनाव में तमाम बड़े नेता लगातार तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं।